एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसे सैडलर कमीशन भी कहा जाता है, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 1970 टू 19। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। तो हम बात करेंगे आज कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन की। मैं डॉक्टर अनीता आज आपसे इसके विषय में डिस्कस करूंगी। और यदि आप पे कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको दे भी सकते हैं। जैसे हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि 1882 में लॉर्ड रिपिन ने इंडियन एजुकेशन कमीशन को ऑर्गेनाइज किया था। और जो ये कमीशन था ये प्राइमरी एजुकेशन के रेफरेंस में था, लेकिन इसने हर लेवल की एजुकेशन पर स्टडी किया और अपने सजेशन दिए। और उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने 1902 में इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को बनाया और अपनी रिकमेंडेशन दी। और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है 1904 जो है पास किया गया। और फिर इसी रेफरेंस में 1913 की पॉलिसी आती है। और उसके बाद क्या है कि वर्ल्ड वार हो जाता है। तो जो है इससे वर्ल्ड वार होने से जो एजुकेशन पर ध्यान जो है कम जाता है। और इसी बीच ही 1916 में जो बंगाल प्रोविंस था उसके जो शिक्षा संचालक थे सर आशुतोष मुखर्जी, उन्होंने गवर्नमेंट को कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स बताई। और उस समय कलकत्ता जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिससे कि जो क्वालिटी नहीं आ पा रही थी, स्टूडेंट को क्वालिटी नहीं दी जा रही थी। मतलब कहने का मतलब है कि स्टूडेंट ज़्यादा थे और यूनिवर्सिटी पर वर्कलोड ज़्यादा था और उनके पास उस वर्कलोड को संभालने के लिए स्टाफ कम था। तो उस समय जो ये भी सोचा जा रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ में कुछ सब्जेक्ट में पीजी क्लासेस वहाँ पर शुरू कर दी जाएं और जो उनसे एफिलेटेड कॉलेज होंगे और उन पर भी उनका कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि उन पर कोई कंट्रोल नहीं था जो एफिलेटेड कॉलेज थे, जिससे कि एजुकेशन का लेवल डाउन हो रहा था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन को बनाया गया, सैडलर कमीशन जिसे कहते हैं। अब ये देखते हैं कि किस तरह से कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन गवर्नमेंट अपॉइंटेड एट 7 मेंबर्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन और 14 सितंबर, इन्होंने 7 मेंबर्स कमेटी बनाई 14 सितंबर 1917 को। और ये किसकी चेयरमैनशिप में बना? डॉक्टर माइकल सैडलर की ये जो इसके चेयरमैन थे माइकल सैडलर थे, इसीलिए इसको सैडलर कमीशन भी इन्हीं के नाम पर कहा जाता है। तो यहाँ पर 7 मेंबर्स कमेटी बनाई गई थी और इसमें 7 मेंबर्स में 2 मेंबर्स जो थे वो इंडियंस मेंबर थे। उनका नाम था सर आशुतोष मुखर्जी और दूसरे थे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। और इसके जो अदर मेंबर्स थे वो प्रोफेसर रामसे मूर, सर फिलिप हर्टोंग और मिस्टर हॉर्नियल, ये इसके मेंबर्स थे। तो इन्होंने एक कमेटी को बनाया और इस कमेटी को जो भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया कि इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और सजेशन देने के लिए कहा गया कि इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो इसके लिए 7 मेंबर्स जो कमेटी इस्टेब्लिश की गई और साथ ही इस जो कमीशन था इससे कहा गया कि जो अदर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी प्रॉब्लम्स को भी देखना है कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे हम दूर कर सकते हैं, उनके लिए सजेशन देना है। तो इसके चेयरमैन पहले ही बता चुकी कि डॉक्टर माइकल सैडलर थे, इसी के नाम पर इसको सैडलर कमीशन भी कहा जाता है। तो इस यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है सैडलर कमीशन से। तो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि जो सैडलर कमीशन है इसकी मेन रिकमेंडेशंस क्या हैं, और साथ ही साथ ये पूछ सकते हैं कि व्हाट चेंज केम इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रिकमेंडेशन, कि जो इनकी रिकमेंडेशन थी, इनकी रिकमेंडेशन से इंडिया में जो हायर एजुकेशन दी जा रही थी
उसके रेफरेंस में क्या चेंजेस आए। तो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये ध्यान से सुनना है। आप देखते हैं इसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस, आयोग का कार्यक्षेत्र। अब इनको ये आयोग तो बन गया, 7 मेंबर्स कमेटी बन गई, इसके चेयरमैन भी थे, इनको बता दिया गया क्या काम करना है। तो यहाँ पर इनको सबसे पहले काम दिया गया टू स्टडी द कंटेम्प्रेरी कंडीशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। जो ये कमीशन था बेसिकली कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जो प्रॉब्लम्स थी उनके लिए इसको बनाया गया था, कि इसको ये काम दिया गया साथ ही में कि जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उस समय क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको स्टडी करना, और उसकी नीड क्या है और क्या प्रोस्पेक्टस हैं उसको देखना, और उसके साथ साथ ही उसके रिफॉर्म के लिए सजेशन देना कि इसके सुधार के लिए क्या कर सकते हैं। और दूसरा टू स्टडी द अदर इंडियन यूनिवर्सिटी, जो अदर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको स्टडी करना, और उसके बेस पर जो भी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सुधार के लिए क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, ये कहा गया। अब कमीशन ने क्या किया कि इस कमीशन ने जो भी ये मेंबर्स थे, इन्होंने सभी मेंबर्स ने मिल करके स्टडी किया। तो इन्होंने ये देखा कि सबसे पहले तो जो मेन हमारी नीड है वो नीड है सेकेंडरी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करना। हालांकि इनको काम दिया गया था यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स को देखना, लेकिन इन्होंने कहा कि पहले हमें प्राइमरी एजुकेशन की नीड है उसको देखना है, मतलब प्राइमरी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना है, ये हमारी पहली आवश्यकता है, क्योंकि जब बेसिक हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी हायर एजुकेशन को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया का एक फील्ड ट्रिप किया, सर्वे किया, और सेकेंडरी एजुकेशन की जो जो प्रॉब्लम्स थी उनको समझा, और उसके बाद उन्होंने सारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी उस यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉब्लम्स को स्टडी किया। उसके बाद इन समस्याओं पर जो भी प्रॉब्लम्स उनको दिखी उन पर उन्होंने डिस्कस किया आपस में। उसके बाद 17 मंथ तक इन्होंने इसको स्टडी किया, इस पर काम किया। उसके बाद इन्होंने मई 1919 में अपनी रिपोर्ट बनाई, और वो रिपोर्ट बना करके गवर्नमेंट को दे दी। और ये जो रिपोर्ट थी बहुत बड़ी रिपोर्ट थी, 17 पार्ट्स में डिवाइड थी, और इसमें सेकेंडरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ साथ वुमेन एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, इन सब के लिए भी सुझाव दिए गए थे। अब सबसे पहले देखते हैं रिकमेंडेशन इन्होंने दी किस पर, सजेशन रिगार्डिंग सेकेंडरी एजुकेशन, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले हमें सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, जहाँ से कि बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। तो हम हायर एजुकेशन को तभी उसमें क्वालिटी ला पाएंगे जब हम सेकेंडरी एजुकेशन में जो इम्प्रूवमेंट है वो इम्प्रूवमेंट हम कर दें। सबसे पहले उन्होंने कहा अ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी एस्टैब्लिश इन ईच प्रोविंस, हर प्रोविंस में जो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड को इस्टेब्लिश किया जाए। जो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड होगा वो ये देखेगा कि जो है एग्जामिनेशन सिस्टम कैसे होगा, और स्कूलों को कैसे एफिलिएशन मिलेगी, कब उनका ऑब्जर्वेशन करना है, पूरा उन पर कंट्रोल जो है ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रखेगा, और इसको इस्टेब्लिश करना चाहिए। इंटरमीडिएट क्लासेस शुड बी सेपरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट क्लासेस को अलग कर दिया जाए। जो पहले स्कूलिंग सिस्टम था वो मतलब 10th तक था, है ना, उसके बाद में जो 10th के बाद बच्चा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी चला जाता। तो यहाँ इन्होंने कहा कि भाई इससे हमें वर्कलोड कम करना है यूनिवर्सिटी का। यदि हम वर्कलोड कम करना चाहते हैं तो अलग से हमें इंटर कॉलेज इस्टेब्लिश करने होंगे, और या तो अलग से इंटर कॉलेज इस्टेब्लिश करें, और या फिर जो हमारी इंटर क्लासेस हैं उनको हाई स्कूल से जोड़ दें, जिससे कि क्या होगा, वर्कलोड कम हो जाएगा। अब एक्सपेक्ट इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, और इंग्लिश और मैथमेटिक्स के अलावा सारे सब्जेक्ट को हमें मदर टंग में या इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि इंडियंस जो हैं पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे। तो ये इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के रिगार्डिंग सजेशन दिए। इसके बाद सजेशन रिगार्डिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़, जो इंडियन यूनिवर्सिटी हैं उसके रिगार्डिंग इन्होंने क्या सजेशन दिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ को गवर्नमेंट के कंट्रोल से एकदम फ्री कर दिया जाए। यदि गवर्नमेंट के ज़्यादा कंट्रोल में रहेंगे तो वो अपने आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। मतलब कहने का ये है कि उनको जो है एक्सेस जो कंट्रोल है वो नहीं होना चाहिए। दे शुड बी गिवन ऑटोनॉमी इन एवरी फील्ड, उन्हें हर फील्ड में ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। यूनिवर्सिटी शुड बी फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब यहाँ उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा था कि अलग से सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बना दिया जाए, तो यहाँ इन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं
उसको सेकेंडरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री कर दिया जाए, जिससे कि उनका वर्कलोड कम हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले क्या था कि सेकेंडरी एजुकेशन का सारा वर्कलोड यूनिवर्सिटीज़ के पास था, इंटर क्लासेस अलग से नहीं हुआ करती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स शुड बी सिंप्लीफाइड एंड क्लियर। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं हायर एजुकेशन के लिए वो सिंप्लीफाइड होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सिटी है उसके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सीनेट की जगह कोर्ट होना चाहिए, और जो सिंडिकेट की जगह एग्जीक्यूटिव काउंसिल होनी चाहिए। सिंडिकेट जो है सारा फंड का काम देखता था, उन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी इसके जो मेंबर्स होंगे ये फंड का काम ये अपने आप ये देखेंगे। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ एंड एकेडमिक काउंसिल शुड बी कॉन्स्टिट्यूट इन एवरी यूनिवर्सिटीज़। हर यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हो, एकेडमिक काउंसिल हो, जो कि यूनिवर्सिटी में जो करिकुलम है उसके रिगार्डिंग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके, और एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन बोर्ड ऑफ स्टडी और एकेडमिक काउंसिल ही लेंगी। वाइस चांसलर को जो है मतलब सैलरी होनी चाहिए उनकी। डिफरेंट डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, और इन डिपार्टमेंट में जो है चेयरमैन होना चाहिए और उसके लिए प्रोफेसर भी होने चाहिए। मतलब यूनिवर्सिटी में अलग अलग, जैसे आज यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एफिलिएशन डिपार्टमेंट अलग है और जो कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग है, ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट अलग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है। तो उस समय ये डिपार्टमेंट अलग अलग नहीं हुआ करते, तो इन्होंने सजेशन दिया कि डिपार्टमेंट होने चाहिए, और लेक्चर्स, रीडर्स और प्रोफेसर के सिलेक्शन के लिए एक सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए जो कि इनको सेलेक्ट करेगी। और ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वो 3 इयर्स का होना चाहिए, और साथ साथ में ऑनर्स कोर्स भी स्टार्ट किया जाना चाहिए, ऑनर्स कोर्स भी होना चाहिए। और डिफरेंट कोर्स शुड बी इंट्रोड्यूस और इन यूनिवर्सिटीज़। इंडियन लैंग्वेज शुड बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस, और इन्होंने इंडियन लैंग्वेज को मोर इम्पोर्टेंस दी। वोकेशनल कोर्स स्टार्ट करने की बात की इन्होंने कि वोकेशनल जो कोर्स हैं वो स्टार्ट होने चाहिए, जैसे कि लॉ, मेडिकल, इंजीनियरिंग इनके लिए भी मतलब इन कोर्स की भी अरेंजमेंट यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए। अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च वर्क, और यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए और रिसर्च वर्क के लिए भी अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करने की इन्होंने बात की। और साथ साथ में इन्होंने ये कहा कि स्टूडेंट्स में फिजिकल डेवलपमेंट के लिए खेलकूद की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिसके लिए कि डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन को अपॉइंट किया जाना चाहिए। ये सारे सजेशन इन्होंने दिए इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग। अब देखते हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग इन्होंने क्या सजेशन दिए थे। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, वर्कलोड ज़्यादा है, तो इस वर्कलोड को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी है इसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ता जा रहा है और उससे एफिलिएटेड जो कॉलेज हैं उनका भी नंबर बढ़ रहा है, तो जिससे ही क्या हो रहा है कि एजुकेशन का लेवल डाउन हो रहा है। तो इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए इन्होंने सजेशन दिया, सबसे पहला सजेशन दिया कि सेपरेट रेजिडेंशियल टीचिंग यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टैब्लिश इन ढाका। ढाका जो कि बांग्लादेश में है, तो उस तब की बात, ये हम 1917 की बात कर रहे हैं, उस समय ढाका हमारा ही पार्ट हुआ करता था। तो इन्होंने कहा कि जो ढाका में रेजिडेंशियल टीचिंग यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाए, जिससे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो वर्कलोड है वो कम होगा। और उस समय जो ढाका था वो इंडिया के बंगाल प्रोविंस का एक पार्ट था। All the colleges in Calcutta should be grouped with the university in a such manner that they may discharge the function of teaching college of the university। जो भी कलकत्ता सिटी है उसमें जितने भी कॉलेज हैं और उन कॉलेज को यूनिवर्सिटी से इस तरह जोड़ दिया जाए कि वो यूनिवर्सिटी के साथ मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो इन्वॉल्व हो सके और उनके लेवल को हम इम्प्रूव कर सकें, ऐसा कुछ किया जाना चाहिए। तीसरा इन्होंने कहा कि जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से और जो आउटसाइड हैं कलकत्ता मतलब कि जो कलकत्ता
के बाहर जिनको जो कॉलेज हैं और जिनको एफिलिएशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही मिला हुआ है, उनको क्या करना है कि उनको इस तरह से डेवलप किया जाए कि इन फ्यूचर उन्हें यूनिवर्सिटी का रूप दिया जा सके, जिससे कि इसका वर्कलोड अपने आप ही कम हो जाएगा। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ही वुमेन्स एजुकेशन के लिए, जो कि वुमेन पर्दा करती थी, उनके लिए ऐसी एजुकेशन की व्यवस्था की जाए जिससे कि कोई भी वुमेन एजुकेशन से मतलब कोई ऐसा ना हो कि वो एजुकेशन को न ले पाए, एजुकेशन से वंचित रहें। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन एजुकेशन के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि अदर सजेशन रिगार्डिंग अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और कौन सी प्रॉब्लम्स थी उनके रिगार्डिंग उन्होंने अपना सजेशन दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम एजुकेशन है, मुस्लिम जो कम्युनिटी है, उसकी एजुकेशन की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि स्पेशल अटेंशन इन पर दी जाए, मुस्लिम एजुकेशन को इनके लिए जो है स्पेशल अटेंशन दी जाए और इनको अधिक से अधिक पढ़ाने के लिए इनको अट्रैक्ट किया जाए। और सजेशन ये दिया कि स्पेशल बोर्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा बोर्ड को भी इस्टेब्लिश किया जाए, जिससे कि जो गर्ल्स हैं वो पढ़ने में मतलब वो पढ़ने के लिए आ गए हैं। उस समय देखा गया कि जो गर्ल्स थी वो पढ़ने, उनकी जो नंबर था वो बहुत नंबर कम था। तो जो कमीशन था उसने ये रिकमेंड किया कि इसके लिए हमें स्पेशल बोर्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन को इस्टेब्लिश करना होगा, जिसका काम होगा कि वो ये देखे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को किस तरह से एजुकेशन दे सकते हैं। और साथ में इन्होंने ये भी देखा कि जो वुमेन पर्दा करने वाली हैं वो हायर एजुकेशन में आ नहीं पा रही हैं। तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि इनके लिए कि जो वुमेन्स पर्दा करती हैं उनके लिए कोई एजुकेशन की कोई अरेंजमेंट उनके लिए नहीं है। तो उन्होंने सेकेंडरी लेवल पर कहा कि पर्दा स्कूल खोलने का सुझाव दिया कि पर्दा स्कूल्स को ओपन किया जाए सेकेंडरी लेवल पर, और साथ ही साथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी ऐसी वुमेन के लिए अलग से अरेंजमेंट किया जाए। और इन्होंने ये सजेशन दिया कि करिकुलम में एजुकेशन को एक अलग से एक एज ए सब्जेक्ट इंक्लूड किया जाए। जैसे आज भी एजुकेशन एक हम सब्जेक्ट है, हम BA इन एजुकेशन होता है, MA इन एजुकेशन भी होता है ना। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि एजुकेशन को करिकुलम में प्लेस दिया जाए। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हमारे सारे सजेशन हो गए। अब इसका इवैल्यूएशन देखते हैं कि इसके क्या इवैल्यूएशन क्या है, क्या गुण थे, क्या दोष थे। सबसे अच्छी बात इन्होंने कि हर प्रोविंस में इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड को इस्टेब्लिश करने की बात की, और सेकेंडरी लेवल पर इन्होंने कहा कि मदर टंग में जो मीडियम हो एजुकेशन का मदर टंग हो, और एकेडमिक काउंसिल बोर्ड ऑफ स्टडी को इस्टेब्लिश करने की बात की, और डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करने की बात की, वोकेशनल कोर्स को खोलने की बात की। तो ये इनके सजेशन बहुत अच्छे सजेशन थे उस समय के देखते हुए। आज भी हम इन्हीं पर ही हम इनको फॉलो कर रहे हैं। हर जगह डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग वोकेशनल कोर्स ओपन किए जा रहे हैं, है ना। अब देखते हैं कि क्या क्या इसकी डिमेरिट्स क्या थी। अब इन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्दा स्कूल की जो इसमें अलग से इन्होंने खोलने की बात की कि पर्दा स्कूल को अलग से खोला जाए, जबकि ऐसा करना मतलब पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उस समय जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इतना फंड भी प्रोवाइड नहीं करती थी। तो ये ऐसा यदि ऐसा किया भी जाता तो जो पर्दा करने वाली वुमेन है तो वो उनको जो उनके पेरेंट्स थे वो शायद भेजते ही नहीं, है ना, क्योंकि उस समय वो लोग इतने अवेयरनेस वहाँ उस समय नहीं थी। तो ये अपने आप में एक सजेशन ठीक नहीं था। कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर डेवलप किया गया था, तो ये भी सही सुझाव नहीं था। कुछ इस बात की भी क्रिटिसाइज़ करते हैं इसको भी कि मुस्लिम एजुकेशन पर ज़्यादा एम्फेसिस देकर उन्होंने सांप्रदायिकता को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया था। अब ये तो सारा हो गया हमारा कि क्या सजेशन थे, क्या इसकी मेरिट और क्या डिमेरिट थी। लेकिन अब ये जो जब भी हम लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो हमें अपना कंक्लूजन जरूर लास्ट में देना है। तो जो ये हमारा कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जो जितनी भी
सजेशन थे ये आज भी हम इनको कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे हैं, और ये आज भी, उस समय भी इतनी वैल्यूबल थी ये, और आज भी ये सजेशन उतने ही वैल्यूबल हैं। और जो मैथ्यू की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में भी इन्होंने कहा है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन हैज़ बीन अ कंसेंट सोर्स ऑफ सजेशन एंड इंफॉर्मेशन, इट्स सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन हैज़ बीन इनकैलकुलेबल। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो इन्होंने सजेशन दिए, इनके सजेशन जो है बहुत वैल्यूबल सजेशन थे। इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन में भी जो है इम्प्रूवमेंट किया, उसमें कुछ चेंजेस किए, और सेकेंडरी लेवल पर इन्होंने एजुकेशन को मीडियम जो है मदर टंग बनाने की बात की। इससे भी क्या है कि जो इंडियंस के सामने प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिला, जिससे कि सेकेंडरी एजुकेशन का एक्सपेंशन हो सका। और यूनिवर्सिटीज़ को भी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री करने की बात की, ऑटोनोमस बॉडी बनाने की बात की, ये भी एक अच्छा सजेशन था। और वोकेशनल एजुकेशन की बात की, और साथ साथ में पीजी लेवल पर एजुकेशन को इंक्लूड करने की बात की, वोकेशनल एजुकेशन की बात की, फिज़िकल एजुकेशन की बात की। तो यह कह सकते हैं कि ये जो सजेशन थे उस समय भी काफ़ी कारगर साबित हुए, और आज भी उन सजेशन को हम फॉलो अप कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि आप न्यू व्यूवर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।